नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लास्ट 12 ईयर का मतलब है कि 2014 से हमने स्टार्ट किया है एंड 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम हर रोज 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सिंपली सिर्फ 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं एंड साथ ही साथ देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स। सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो आप डायरेक्टली एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे डेली आपको देखने को मिलेगी दोपहर 2:05 पर। अभी तक हमने 2014 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। डे नंबर 75 से हमने 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया था एंड आज है डे नंबर 77, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब सीधा चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, मेरी स्पीड अगर किसी को स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना, 1.5 कर लेना, जैसा आपका मन करे। बाकी 2023 का अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 45 आज सॉल्व करेंगे। आप क्या करना, ये सेशन देख लो, आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि मैं किस तरीके से कैसे चीजें आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आप चले जाना डे नंबर 1 पर, जो भी नए लोग हैं। ठीक है, डे नंबर 1 पे, डे 1 से देखना शुरू करना। रोज देखो, स्टार्टिंग मैंने करी थी 10 क्वेश्चन से, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ 15 क्वेश्चन करवाओ, तो मैं 15 क्वेश्चन करवाने लगा। ठीक है, बट आप देखेंगे कि डे 1 से लेके जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक आपके क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका पूरा बदल चुका होगा। ठीक है, जैसे जो लोग रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई है ना। वैसे ही चलिए, अब सीधा क्लास की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन तो ऐसा था जो डायरेक्टली आप उसे एलिमिनेट कर सकते थे। उसके पीछे का रीजन ये क्या था कि वो इसका एकदम उल्टा था। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप सोच लो, समझ लो, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ और फिर इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये और क्या नहीं है। चलिए, ओके, देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब है और किसके ऑपोजिट है, वो है द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसलिए मैं कह रहा था इसे तो आप एकदम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि बाय द बुक चलना। जो चीज जिस तरीके से बुक में लिखी हुई है वो चीजें उस तरीके से ही करना, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि चीजें फेयर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, बस बाय द बुक्स चलते हैं। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा नहीं है। बाय द बुक्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों के साथ अनजस्ट आपने, मतलब कि कोई भी, मतलब कि रूल्स को फॉलो करते हुए आपने कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया जो अनजस्ट हो लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसके प्रिंसिपल को जिसे हम कहते हैं ये फॉलो करता है, तो ये करता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो। ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं देखा जाता, इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, कुछ भी अगर, मतलब कि कोई भी कोर्ट है कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो फेयर भी होना चाहिए एंड जस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इसका एक कंपोनेंट है, एक इसका मेजर पार्ट है। पर पूरा का पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेयर एप्लीकेशन पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसलिए ए एंड सी में से ए ज्यादा सही आंसर होगा। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो चलो ठीक है, एक वही कंपोनेंट मान लो अब, बट अगर हम पूरा का पूरा इधर बोला ना, एसेंस पूछा है, तो एसेंस है नेचुरल जस्टिस में इसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो चीजें मैंने आपको बोल के समझा दी है वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, जैसे कि
यहाँ पे आप देखेंगे कि फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए जो भी डिसीजन लिया गया है। ऐसा नहीं हो कि बाय द बुक ही चलते गए और ये भूल गए कि क्या फेयर प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दो चीजों में एकदम उल्टा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एकदम उल्टा है किसके? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। इस बार क्या हुआ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछ लिया, अगली बार क्या पता प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पूछ ले। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप आंसर कर सकते हैं अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन ना देखो, मैं क्यों कहता हूं कि प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन है। जब यहां पर आपको याद है, जब एक प्रिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको प्रिजन से रिलेटेड सब कुछ करवा दिया था। मैंने आपको बोला था देखो आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन आएगा और एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, और देखो फिर आ गया। उस टाइम पर बस एक स्टेटमेंट में प्रिजन की बात करी हुई थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि अब इससे क्वेश्चन आएगा, तो आपको अब करना होगा आगे आने वाले सालों में। तो जो भी नए बच्चे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये आप क्लास ले लें, ये पूरी क्लास देख लें, तो आप डे वन पे शिफ्ट कर जाना। ठीक है, डे वन से देखना शुरू करना, आप खुद इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चंस को करने की, वो पूरी की पूरी ही चेंज हो जाएगी। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको सिंपल सी बात उस टाइम पे बताई थी जब प्रिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कि जो प्रिजन्स है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो सारा का सारा जो डिसीजन है वो किसके पास है? इसे मैनेज करने का स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको पता है हर स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रेजेंस को लेके वो अलग होता है। सेंटर बिल्कुल लॉ बना सकती है, सेंटर क्या कर सकती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट दे सकती है कि हाँ आप इस चीज को फॉलो करो, बट स्टेट के पास पूरा राइट है कि वो उसको फॉलो करना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे है कि अपने रूल्स और उनके अपने रेगुलेशंस होंगे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेजेंस में। ये एकदम सही बात है। ठीक है, अब फिर ना एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या किया सेकंड स्टेटमेंट में? इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894। अब देखो, आप इसको देखो, यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी? 1894 की। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब ना अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पे लिख दिया विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली देखो, आज के टाइम पर अगर ये बोला गया, खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि प्रेजेंस जो है वो गवर्नड है प्रेजेंस एक्ट 1894 से। तो अभी के हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट है, पर उस टाइम के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी होती थी। उस टाइम पर क्या होती थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उस टाइम के एक्ट के हिसाब से तो जो प्रिजन का जिसे हम कहते हैं कि प्रिजन्स को कौन सी लिस्ट में रखा गया होगा, इस सब्जेक्ट को कौन सी लिस्ट में रखा गया होगा? ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिस्ट में रखा गया होगा। समझे? तो क्योंकि बच्चों को उस टाइम प्रॉब्लम क्या हुई कि यार इधर स्टेट लिखा हुआ है, फिर बोल दिया कि प्रिजन एक्ट 1894 के तहत आया, फिर यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिख दिया। बट क्या होता है ना, उस प्रेशर में इंसान इतना सोच नहीं पाता। बट आपको अपनी सोच को ओपन रखना है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमसे आजादी से पहले के भी लिंक करवाए जाए। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज याद रखना, दोनों ही स्टेटमेंट सही थी, और इसमें जो हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने ज्यादा कुछ आगे एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूं। तो हम सेम चीज पर अगर बार बार डिस्कशन करेंगे तो हम नई चीजें कैसे सीखेंगे? है ना? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मैं आपको करवाऊंगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब ना इसके लिए आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, घुमा घुमा के सेम चीज को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो, 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, यहां पर क्या बोले? चीफ पर्पस क्या है? मैंने आपको क्या बोला? जब भी आपको क्वेश्चन पूछ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है टू लिमिट द गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अपनी पावर को
का एक्सेस यूज ना कर पाए। ऐसा ना हो कि कल को पता चला कि आपके सारे के सारे राइट्स को ही गवर्नमेंट खा जाए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही। समझे इस चीज को? तो ऐसा ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से अब गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कर्ब हो चुकी हैं। उनके पास एक सेट ऑफ, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर है, जो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा अगर उन्हें कोई भी चीज चेंज करनी है तो। और अगर वो अपनी लिमिट से बाहर जाके कुछ कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बैठा है, हाई कोर्ट उसके लिए बैठा है। वो क्या करेंगे? वो उस लॉ को ही वॉइड कर देंगे, उस लॉ को ही खारिज कर देंगे। तो वही चीज देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखी गई है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट को चेंज करके लिख दिया। मैंने क्या बोला है आपसे? मैंने आपसे बोला है कि वो चीजों को घुमा घुमा के पूछेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, इसीलिए इसे बनाया गया। लिमिटेड गवर्नमेंट का आपको ढूंढना था कहाँ पे है। मतलब कि घुमा फिरा के जो भी लिखा है वो यहीं पे लिखा है, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बस, मिल गया आंसर हमें। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। एक बार जो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्टेटमेंट में डाल दी, अगले साल उसी ऑर्गेनाइजेशन पे एक अच्छा क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है? वो कहाँ कहाँ से नई नई ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते। तो जो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो चीजें उन्होंने पहले पेपर में पूछी है, उससे रिलेटेड ही अगले साल वो एक अच्छा क्वेश्चन बना के आपको दे देते हैं। ठीक है? तो प्लीज इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, हुआ क्या कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया यूपीएससी ने। बट हमारा काम इतना नहीं है कि डिलीट कर दिया तो हम आगे बढ़ गए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा काम है कि जो ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 86th अमेंडमेंट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर इन्होंने ऑप्शन में दिया मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में जो चीज है उसके बारे में हमें पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट लाया ही गया, किससे रिलेटेड था? इसे हम बोलते हैं ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो इसके तहत एक नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट में नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया कि एडेड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। हुआ क्या? उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में खारिज कर दिया गया था कि इन्होंने बोला कि नाइन्थ शेड्यूल में मैंने ये बातें भी आपको पहले बता दी है, ये घुमा फिरा के सेम चीजों को बोला जाता है। तो पहले ये बोला गया कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीजें हैं उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो पहले तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें नाइन्थ शेड्यूल में डाली गई, फिर धीरे धीरे देखा गया कि जिस भी लॉ को उन्हें बचवाना है गवर्नमेंट को जुडिशियल रिव्यू से, वो इसमें ऐड करने लगे। ठीक है? अब आपको मुझे बताना है कि फिर वो कौन सा केस हुआ जिसके बाद ये कह दिया गया कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीजें होंगी उस पर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे। ठीक है? तो आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये भी मैंने प्रीवियस ईयर में कवर किया है। ठीक है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था। ओके, अब उसके बाद और बाकी चीजें लिखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज है वो आपको याद करनी होती है। 42nd अमेंडमेंट पे चलते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करी थी, अपने फायदे में चीजें करने की कोशिश करी थी। ओके, तो इस वजह से इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हुआ क्या, 44th अमेंडमेंट से उनमें से बहुत सारे जो चेंजेस किए थे उन्हें रिवर्स कर दिया गया और वापस वही लाया गया जहां पर वो पहले थे। ठीक है? तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, मेन चेंजेस की बात करते हैं जो बाद में रिवर्स नहीं किए गए थे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है? फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? फंडामेंटल ड्यूटीज की स्वर्ण सिंह कमेटी ने। क्या इन्होंने जितनी रिकमेंडेशन दी थी, जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की सारी उसमें ऐड करी गई? नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसे हम कहते हैं, रिकमेंडेशन दी थी, बट उनमें से कुछ जो गवर्नमेंट को लगा ठीक है, वो उन्होंने उसमें ऐड कर दी।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जुडिशरी की बात, कर्व्ड जुडिशियल रिव्यू पावर्स। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स है जुडिशरी की, उनसे ही कर्व कर दिया गया था, बट 44th अमेंडमेंट में वापस ये पावर आ गई। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से वो चीजें करने की कोशिश करी गई थी। जो लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी जो टर्म है वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दी गई थी, बट इसे भी बाद में रिवर्स कर दिया गया था। ठीक है, डीपीएसपी की बात करी जाए तो बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट से ज्यादा पावर किसकी होगी, डीपीएसपी की होगी, बट बाद में इसे भी हटा दिया गया है ना। सिर्फ 2 आर्टिकल्स है जिसमें इसकी प्रेसिडेंस होती है और नहीं है किसी में। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब डीपीएसपी पे क्वेश्चन आएगा। अब देखो जरा, 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1978 की, तो इसमें बहुत सारे जो इधर आपको चेंजेस देखने को मिले थे वो रिवर्स कर दिए गए थे 44 में। पर हमें क्या याद रखना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया कि पहले जो जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी था, वो फंडामेंटल राइट्स में था। ठीक है, बट क्या किया गया इस 44th अमेंडमेंट से, उस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, और एक ऐसे आर्टिकल में ऐड किया गया जो फंडामेंटल राइट से अलग था, जो कि क्या है, आर्टिकल 300A। फिर फंडामेंटल राइट्स में एक और राइट ऐड किया गया, जो कि क्या था, यहाँ पे लिखा गया होगा, चलो ठीक है वो बाद में देखते हैं। तो क्या किया गया था कि ये गारंटी करी गई थी कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, जो कि पहले कर दिया गया था 1975 की इमरजेंसी में, आपको पता है बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या किया गया, 1978 में समझ में आया कि यार ये तो अपनी पावर का एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो इसको तो कर्व करना पड़ेगा, तो इसलिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें बाकी जो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, चेंजेस करे। ठीक है, फिर जुडिशियल पावर बात करें तो जो 42nd में आपको पता है कर्व करी थी, जो मैं आपको बता रहा था, उसको वापस रिवर्स कर दिया गया था। फिर 86th अमेंडमेंट आया जिसमें क्या किया गया, एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया। वो कौन सा था कि एज 6 से 14 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया, आर्टिकल 21A में। ठीक है, क्या डीपीएसपी में भी कोई चेंज देखने को मिला, बिल्कुल। आर्टिकल 45 को इसमें मॉडिफाई किया गया और उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड करी गई, वो किससे रिलेटेड थी, यही राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, 11th ड्यूटी उसे बनाया गया आर्टिकल 51A के। ठीक है, अब इतना बहुत था, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत का ये पढ़ा होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, सिर्फ इंडेक्स वाली बात कर रहा हूं, तो उनको आंसर समझ में आ जाता। तो आपको इसके लिए मैं 10 सेकेंड देता हूं, आप सोचो, उसके बाद हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, ठीक है। अब देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिल जाए ना, बस इतना सोच लो कि कौन सा इनमें से वो बॉडी है जिसके ऊपर कौन आर्टिकल हो कोई। अगर उसका कोई आर्टिकल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिंपल सी बात है। तो इसमें से एक ही आपको देखने को मिल रही है जिसका आर्टिकल है, कौन सा है, ये द नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। कौन सा आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 338 बी। ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये आपको पता है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल लॉ कमीशन की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसके बाद द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करें, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अब इनके बारे में क्या करना है, आपको थोड़ा पढ़ लेना है कि ये किस लिए आई, ये किस लिए आया, ये किस लिए आया, ये किस लिए आया, रीजन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, मैंने ऊपर आंसर मार्क किया है ना, देख लेता हूं मैं। अच्छा, ये तो डिलीट ही कर दिया था, ओके। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा, ओनली वन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, जो चारों ऑप्शन दिए उनके बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लाइक इसका क्या मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 338 बी में ओरिजिनली ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, इसको आर्टिकल में ऐड किया गया।
ये क्या करती है, देखो जो भी नेशनल कमीशन है ना, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, रिकमेंडेशन देगी, बट उनके पास कोई रियल पावर नहीं होती, प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट्स मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कंप्लेंट्स को हियर करते हैं, एडवाइस करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और रिकमेंडेशंस अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके पास भी सिर्फ रिकमेंडेशंस की पावर है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी या कौन से एक्ट से आई, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसको इंक्वायर करते हैं, सेफगार्ड्स सेफ रिव्यू करते हैं सेफगार्ड्स मैकेनिज्म को, प्लस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, वही मैंने बोला कि रिकमेंडेटरी पावर्स है इनके पास। फिर नेशनल लॉ कमीशन की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मैंने आपको बताया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। कौन से एक्ट से आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में भी जब आपको टाइम मिले, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, तो उतना ही हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज क्या है, वो बस एक बार पढ़ लो, उतना क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, तो 10 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकेंड्स के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मेरे लिए पता है क्यों मैं आपको टाइम देता हूँ, टाइम देना आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं आपको टाइम नहीं दूंगा तो आप पढ़ेंगे नहीं पॉज करके, मुझे पता है, ठीक है। और जब आप खुद स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको तभी समझा सकता हूँ अगर आपने खुद स्टेटमेंट को एक बार पढ़ा हो तो, ठीक है। अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेटे हुए हैं आराम से और लेट के क्लास ले रहे हो मजा आ गया, बट ऐसे करना नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें पूरा अटेंटिव होके क्लास को लेना है। चलिए, तो 10 सेकेंड से इसे पढ़ लो आप, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, चलिए अब देखते हैं। बोला गया है, if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of the president before the date of decision become invalid। ऐसा कुछ भी नहीं होता, देखो क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्शन को वॉइड भी खारिज कर दिया गया, बोल दिया गया कि कोई टैंपरिंग हुई, कुछ भी, और कोई भी रीजन से वॉइड करार कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जो, जिस, देखो होता क्या, ये दिन है जिस दिन डिसीजन लिया, इसके पहले के डिसीजंस जो ले लिए ना वो हो चुके हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे, चाहे उनका इलेक्शन वॉइड ही हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट बने हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इन इन्होंने जो इससे पहले डिसीजन ले लिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दिन के बाद, जिस दिन ये चीज हुई है, उस दिन के बाद जिस दिन डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो प्रेसिडेंट है उनकी सीट से इन्हें हटाया जाएगा, उस दिन के बाद के डिसीजंस जो है उन्हें ही सिर्फ खारिज किया जाएगा, उस दिन के पहले के डिसीजंस को खारिज नहीं किया जाएगा, ना ही उस दिन के डिसीजंस को खारिज किया जाएगा, सिर्फ इतना लिखा है कि उस दिन के बाद के डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे उनके द्वारा, इतना लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि बिफोर द डेट वाले तो बिल्कुल माने जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया था, बिकम्स इनवैलिड, वैलिड ही रहते हैं, इनवैलिड नहीं होते, इतनी बात आपको याद रखनी है। Elections for the post of President of India can be postponed on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be placed। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस की डेट से पहले बाकी जगह जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनमें वैकेंसी को भर देना है, बट अगर भरा नहीं जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शंस पोस्टपोन होंगे, इलेक्शंस अपनी डेट पे होंगे और जो सीट्स वेकेंट है वो वेकेंट ही रहेंगी। तो ये चीज एकदम गलत लिखी है, कैन नॉट बी, ठीक है, ये चीज एकदम गलत लिखी है।
When a bill is presented to the president of India, the constitution prescribe time limits. अरे कहाँ टाइम लिमिट्स है, बिल्कुल भी टाइम लिमिट्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम लिमिट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप हमेशा याद रखना, तीन स्टेटमेंट दिया है तो नन भी आंसर हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे भी वो स्टेटमेंट को बना सकते हैं कि तीनों ही गलत बना दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आइए, जरा थोड़ा समझिए। अब देखिए, मुझे जो है मेनली आपको ये बताना है कि हाँ, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या तरीके हैं। प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकता है किसी भी बिल को, या तो एसेंट को विद होल्ड कर सकता है, ठीक है, रिटर्न कर सकता है बिल रिकमेंडेशंस के लिए, बट मनी बिल को नहीं कर सकता, क्योंकि मनी बिल तो आता ही उनके पूछने के बाद है। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही आता है मनी बिल, इसलिए मनी बिल के अलावा हर बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, बस इस चीज को आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है, और इसको ही पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बट इनडायरेक्टली आप उसे पॉकेट वीटो समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं लिखा कि कोई लिमिट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें ऊपर वाली मैंने आपको समझा दी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो मैं समझ लूंगा कि कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तक बाकी ऊपर के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो गलत। देखो हुआ क्या, पहले 15 क्वेश्चन जब मैंने 2023 के करवाए, तो मुझे पता है कि आपका तो ऐसे हो गया होगा कि भाई साहब ये क्या आ गया, कैसे करेंगे इस पेपर को हम। लेकिन आपने देखा 15 से 30 क्वेश्चन वर मोर इजी। ठीक है, 1 से 15 से तो इजी थे, फिर 15 से 30 की बात करें तो अब आपको देखने को मिल रहा है यार, कुछ दम नहीं है ज्यादा क्वेश्चन में। अगर दिमाग लगा के किया जाए तो हो सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई, जिसके पास भी ए सेट आया वो बस यहीं पे बिखर गया था। बट अगर वो अपने पेशेंस को मेंटेन रखते, ठीक है, अगर वो ये समझते कि हाँ 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होने ही है एग्जाम में जो मुझे नहीं आने, तो क्या पता वो स्टार्टिंग में ही आ गए। ठीक है, तो फिर वो आगे कॉन्फिडेंस के साथ अगर जाते तो उनको समझ में आता नहीं यार, इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दम हो, सिंपल ही है। ठीक है, जो हम 2014 से जिस तरीके की लैंग्वेज समझते हुए आ रहे हैं वही है। बस हाँ, पहले 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिन्होंने हमारा सर घुमा दिया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ना, फाइन मनी बिल तो सबको पता है, मनी बिल तो सबको याद है, बट फाइनेंस बिल के एकदम बेसिक से क्वेश्चन बना दिया। क्योंकि फाइनेंस बिल भी आपको मेनली दो टाइप के देखने को मिलेंगे, जिसके साथ एक फाइनेंस बिल का जिसे हम कहते हैं कि स्पेशल केस होता है। तो उस स्पेशल केस पे भी क्वेश्चन बना दिया है, इसलिए मैं इसके लिए टाइम नहीं दे रहा, मैं आपको खुद समझाता हूँ। देखो क्या, when a Lok Sabha transmits finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। ठीक है, अब ऐसा फाइनेंस बिल 1 फाइनेंस बिल 2 के केस में हो सकता है, पर एक स्पेशल फाइनेंस बिल होता है जिसे मनी बिल की तरह ही रखा जाता है, और इस वजह से उसको वो रिकमेंड नहीं, उसको वो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से बस पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो वो जो स्पेशल केस है ना फाइनेंस बिल का, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट अभी मैं आपको बताता हूँ, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे यहाँ पे बोला गया, आप चिंता मत करना अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आई ना जो मैंने बोली है, मैंने आगे पूरा एक्सप्लेनेशन रखा है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि अब फाइनेंस बिल 1 फाइनेंस बिल 2 के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, फिर स्पेशल फाइनेंस बिल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, आई विल डू दैट, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, पहले मैं ये समझाता हूँ। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill। अब क्या बोला, यहाँ पे बात कर दी मनी बिल की। बिल्कुल, मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती। ठीक है, अगर उनके पास एक बार बिल पहुंच गया है लोकसभा से पास होने के बाद, तो राज्यसभा में उस बिल को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसमें रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशंस लोकसभा माने ना माने डजेंट मैटर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा से वो बिल पास नहीं होता, तो उसे पास मान लिया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। रिकमेंडेशंस बिल्कुल दे सकती है राज्यसभा, लेकिन रिकमेंडेशंस माने ना माने ये लोकसभा की अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। फिर आते हैं इधर, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग इन मनी बिल। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बट देयर इज अ जॉइंट सिटिंग नेसेसरी इन फाइनेंस बिल। बिल्कुल,
रीजन बता देता हूं क्या होता है कि फाइनेंस बिल्स जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ मनी बिल, बट इनको पास किया जाता है एज अ ऑर्डिनरी बिल। अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा और प्यार से समझाता हूं, आगे समझाता हूं, 2 मिनट दो बस। अब आओ इधर, यहाँ मैंने सब कुछ आपको समझाने के लिए रखा है ताकि मुझे पता है एक बार उन्होंने अगर फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस कर दिया या फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, भैया अब आगे आने वाले सालों में वो एक बहुत ही तगड़ा और जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाने वाले हैं वहां से। तो आपको अब जो डिफरेंस है ना, टिप्स पे होना चाहिए क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल बिल 1 2 के बीच में, फाइनेंस बिल के स्पेशल केस के बारे में, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम उसे समझ लेते हैं। देखो, जो ये फाइनेंशियल बिल है इसके मेनली 2 टाइप हैं, एक होता है फाइनेंशियल बिल 1, एक होता है फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है उसमें वो मैटर्स होते हैं जो आर्टिकल 110 में आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन सा है? आर्टिकल 10, मनी बिल। ठीक है। तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा टैक्सेशन से, एक्सपेंडिचर से, प्लस अदर जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड। इसको क्या किया जाता है, इसको इंट्रोडक्शन जो है इसका वो मनी बिल की तरह किया जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जिसे हम कहते हैं कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। बट जब इसको पास करने की बारी आएगी तो ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास किया जाता है। मतलब कि राज्यसभा अगर इसे अमेंड करना चाहे या रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। कंफ्यूजन आया? कंफ्यूजन आया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ोगे तो समझ आएगा। मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर पास जब करना है तो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको पास किया जाएगा। ये हमारा फाइनेंशियल बिल 1। बट ऐसी कोई भी कंडीशन फाइनेंशियल बिल 2 में नहीं है। इसमें वो सारी चीजें रखी जाती हैं जो आर्टिकल 110 में नहीं है। तो ये जिसे हम कहते हैं कि ये इंट्रोड्यूस भी ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है और पास भी ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको जो इंट्रोड्यूस करा जा सकता है वो लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। तो 2 बड़े डिफरेंस हमें फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 के बीच में समझ में आ गए। ठीक है। अब इसके बाद चाहे आपको 1 लाना हो चाहे 2 लाना हो फाइनेंशियल बिल, आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए प्रेसिडेंट की। ये बात भी समझ में आ गई आई होप आपको। ठीक है। उसके बाद दोनों में, दोनों को ही, क्योंकि मैंने बोला कि पास करने में तो ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल बिल 2 हो, फाइनेंशियल बिल 1 हो। ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या जॉइंट सिटिंग हो सकती है दोनों में? बिल्कुल जॉइंट सिटिंग हो सकती है। क्या इसको राज्यसभा अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पास तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही हो रहा है। ठीक है। एक स्टेटमेंट याद रखना कि सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, पर सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक स्पेशल केस फाइनेंस बिल का। इसको याद रखना, ये ही है जिसने आपकी पहली स्टेटमेंट गलत करवा दी। जिसने बहुत प्यार से नहीं पढ़ा था फाइनेंस बिल को वो यहां गलती कर गया। देखो, एक स्पेशल केस होता है जिसमें इस फाइनेंस बिल को एनुअल बजट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस एनुअल बजट में जो फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको मनी बिल की तरह ही पूरा का पूरा जो हम कहते हैं कि सर्टिफाई किया जाता है। इस वजह से उस केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती कि वो उसको अमेंड या रिजेक्ट करे। ठीक है। तो ये कौन सा वाला फाइनेंस बिल है? ये वो फाइनेंस बिल है जो एनुअल बजट के साथ आता है। तो ये इस एक स्पेशल केस था। तो इसीलिए बोला गया जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 2 है उसको तो अमेंड कर सकता है राज्यसभा, रिजेक्ट भी कर सकता है। बट जो स्पेशल केस है, स्पेसिफिक फाइनेंस बिल है, उसको क्या है, उस जो बजट के साथ या हम बोले एनुअल बजट के साथ जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उसको मनी बिल माना जाता है। इसीलिए उसको रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता राज्यसभा। ठीक है। तो अब 3 चीजें हैं जो आपको याद करनी है, आई होप आप कर लेंगे। बाकी दोनों तो हमने डिस्कस कर लिए, वो आपको पता ही होगा। ठीक है। पर पहली स्टेटमेंट क्यों गलत थी ये आपको पता होना जरूरी है, और उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी था कि फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। इसलिए पहले मैंने आपको वो बताया, फिर स्पेशल केस आपको बताया जो स्पेसिफिक फाइनेंस बिल है जो एनुअल बजट के साथ आता है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन है।
ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ एक चीज का। एनवायरनमेंट जो है, मैंने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया है, मैंने एक थीम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम को पकड़ने की कोशिश करी है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2014 से लेके 2025 में जितनी थीम्स पूछी गई हैं, कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कितने नेशनल मतलब कि एजेंसीज, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स जिससे क्वेश्चन पूछे गए, जो भी कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें, और ऐसे ही बहुत सारी थीम्स को मैंने क्या किया है, मैंने एक साथ रखने की कोशिश करी है, जिसमें अभी तक मैंने 2019 तक का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है। अभी मुझे 2025 तक का कलेक्ट करना है, उसके लिए मुझे 2 दिन और लगेंगे। ठीक है, जब ये पूरा मुझे मिल जाएगा, जब ये पूरा का पूरा मैं एक जगह, जैसे हम कहते हैं कि एक जगह लाके रख दूंगा, उसके बाद में एक सेशन लूंगा आपका 25 मिनट्स का, 25 to 30 मिनट्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, किस तरीके से मैंने चीजें निकाली है, किस तरीके से मैंने थीम्स बनाई है, और कौन सी चीजें आपको पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, और इन्वायरमेंट में भी किस तरीके से टाइम देना है, क्योंकि आपको एक हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा आपको इन्वायरमेंट में टाइम नहीं देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो मैं उसमें बस उस वीडियो में बस यही बताऊंगा। तो बस मुझे 3-4 दिन दे, तो 3-4 दिन में वो वीडियो आने वाली है। ठीक है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। अब देखो, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, तो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। कम्युनिटी रिजर्व, देखो उस प्रोटेक्टेड एरिया को बोला जाता है जो या तो प्राइवेटली ओन्ड होती है या तो फिर कम्युनिटी की होती है। तो इस वजह से उसको, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व मतलब कम्युनिटी का एरिया है, जो भी वहां पे लोग रहते हैं उनका। अब बोला गया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कम्युनिटी रिजर्व का क्यों हेड होगा? ये तो सोचा आपने कभी? ये तो आपको, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में सब कुछ बताया आपको मैंने। ठीक है, इसका रिलेशन तो वाइल्ड लाइफ से है ना, नाम में ही है वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटी रिजर्व से इनका क्या रिलेशन है? कम्युनिटी रिजर्व तो कम्युनिटी का कुछ होगा, कोई कमेटी होगी, वो कर रही होगी इसको, इसका सेफगार्ड या इसकी अथॉरिटी उसके पास होगी। पर वाइल्ड लाइफ का क्या लेना देना है? यहीं से इसको काट देना चाहिए था आपको। ठीक है, और वैसे भी अब यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हुए जाए, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी कहीं ऐसा लिखा हो कि ये वो काम करता है, ठीक है, इसने इस चीज को स्टार्ट किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये स्टार्ट हुआ, जब भी ऐसी चीजें बोली जाती हैं वो गलत ही है 99% ऑफ द टाइम्स। 1% तो वैसे अभी तक आया नहीं है, बट 100% ही करेक्ट है। बट फिर भी आपको पता है मैं 99 लेके चलता हूँ, नथिंग इज वेरी मच श्योर। तो इस वजह से आगे ऐसा हो ना हो, उसके लिए हम 99% लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि ऐसी चीजें देके सतर्क हो जाना है जहां ये बोला जाए कि यही ये काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, बिल्कुल यार, कम्युनिटी रिजर्व में हंटिंग अलाउड नहीं होती है। उस एरिया में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर लोगों को लेना है तो बिल्कुल वो ले सकते हैं, बट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो बैंड होती है। ये क्या होती है? ये बैंड होती है। क्यों बैंड होती है? बैंड होने का रीजन है कि जैसे आपको पता है कि स्लैश एंड बर्न करके क्रॉप्स को आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो है ये गवर्नमेंट ने बैन करी है कम्युनिटी रिजर्व में, कि आप वहां पे ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व में आप सोचो ना, सबका ही है वो मतलब कि समझो कम्युनिटी की वो प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से ये सारी चीजें वहां पे नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या है, ओनली टू जो है वो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी रिजर्व आ गया ना, अब कम्युनिटी रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। तो हमें कम्युनिटी रिजर्व से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। आगे आने वाले सालों में इससे एक बहुत ही परफेक्ट सा क्वेश्चन बना के दे देंगे वो, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, अब देखो कम्युनिटी रिजर्व है क्या। मैंने आपको बताया जैसे एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो प्राइवेट या कम्युनिटी ओन लैंड पे बनाया जाता है, इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, यहाँ पे लोकल जो है वो वॉलेंटेरिली पार्टनर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। याद रखना, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, या वॉलेंटेरी की जगह मैंडेटरीली लिख देंगे, तो आपको याद रखना है कि पार्ट होना है, इसका नहीं होना है, ये वॉलेंटेरी है, मर्जी है। ठीक है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ट्रेडिशनल कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो एरिया है ना कम्युनिटी रिजर्व, ये बफर की तरह काम करता है, किसके बीच में? नेशनल पार्क्स के बीच में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, वो
चीफ वार्डन जो है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो नहीं है। इसका जो, जिसे हम कहते हैं हेड या अथॉरिटी जिसके पास है, ये कौन है? मैंने क्या बोला था, कोई कमेटी होगी, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड कमेटी होगी। कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है, जो इस चीज पर ध्यान देती है कि वहां पर क्या काम किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाती है, इस कमेटी को, ये आपको याद रखना है। तो जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसका कोई भी एज सच रिलेशन नहीं, ठीक है, इससे। कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी। अगर वो बनाना चाहिए उसे तो बना देगी, नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बनाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और तो सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। स्केड्यूल्ड एरियाज, क्या मैंने जब आपको वो जिसे हम कहते हैं फिफ्थ शेड्यूल करवाया था, क्या मैंने आपको सब कुछ स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में नहीं बता दिया था? और जो मैंने वहां पे बताया था, अब देखो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। दिस इज द रीजन मैं आपको कह रहा हूँ, आप इन क्लासेस को देखो स्टार्टिंग से लेके अब तक, जब तक ये क्लासेस चलेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे प्रीवियस ईयर से आगे आने वाले सालों के क्वेश्चंस को निकालना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, स्केड्यूल्ड एरियाज की बात करी गई है, यहाँ पे क्या बोला गया है, विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ स्केड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल, मैंने क्या बताया था उस दिन ही, मैंने सेम बात आपको बताई थी। ये एरिया है, ये स्केड्यूल एरिया में आएगा या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर दिया, तो इसके अंदर जो भी डिसीजन लेने हैं, वो पावर किसकी हो गई? गवर्नर की। तो प्रेसिडेंट की पावर क्या है कि वो डिसाइड करेगा कौन सा एरिया स्केड्यूल्ड एरिया बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। बट द पावर टू गवर्न दिस एरिया आफ्टर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन या फिर प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन, वो किसके पास है पावर? गवर्नर के पास, ठीक है। तो ये बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में, जो लार्जेस्ट है यूनिट, वो इस शेड्यूल एरिया की डिस्ट्रिक्ट है। लाजमी है भाई, हर जगह ये देखने को मिलता है। और स्मॉलेस्ट जो लोएस्ट होगी, वो कौन सी होगी? विलेज ही होगी। इसमें भी कुछ मतलब की झोल नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ये तो हम देखते भी हैं अपने आसपास, ठीक है। तो ये दोनों ठीक होगी। फर्स्ट नॉलेज से हो गया, सेकंड कॉमन सेंस से हो गया, थर्ड के ऊपर चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। भाई कौन सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट? मैंने कहा यहाँ पे जो गवर्नर है उसके पास है फिर सारी पावर है, चीफ मिनिस्टर वगैरह किसी के पास कुछ नहीं है। सब गवर्नर डिसाइड करेंगे, तो रिपोर्ट भी कौन सेंड करेंगे? गवर्नर, ठीक है। उसके बाद किसको करते हैं? यूनियन होम मिनिस्ट्री को करते हैं, या पार्लियामेंट को करते हैं, या प्रेसिडेंट को करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं करवा रहा हूँ ना, और जितना करवा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ही अच्छे से, बार बार पढ़ो, बार बार क्लासेस को देखो, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखो। एट दी एंड आपको समझ में आएगा भाई कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहां पर है, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लल्लू पंजू क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना। कैसे लल्लू पंजू है अभी बताता हूँ, देखो। पहली स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स, ओहो हो, बड़े प्यार से बोल दिया कि कुछ ही जजमेंट्स में ऐसा बोला गया है, ठीक है, हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो सही होना ही है अभी, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं बोला, जब स्पेसिफिक ना करे, बहुत ही वाइड करे, ठीक है, बहुत ही वेग करे, तो समझ जाओ कि हाँ कुछ ना कुछ ठीक है इधर, ठीक है। तो अब देखो, दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कुछ जजमेंट्स के थ्रू ऐसा बोला गया है, बिल्कुल, ये नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बोला कुछ जजमेंट्स के थ्रू ऐसा बोला गया है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 में अब देखो झोल तो अब स्टार्ट है। बोला गया आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, मैंने आपको क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत कम चीजें हैं जो डिफाइंड है, और ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनके लिए एक्ट्स बने होते हैं। यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई कि एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये बात हमेशा ही याद रखना। जैसे ये चीज दिख जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बोला गया है, वो बोला गया है, एकदम कान सतर्क कर लेने, अपने अपने दिमाग को सतर्क कर लेना है कि भाई यहाँ पे गलती हो सकती है।
अगर वर्ड ऐसे लिखे कि एम्पावर करता है, एनहेंस करता है, बात अलग है। वहां ये नहीं बोला कि डिफाइन किया हुआ है, वहां बोला गया है कि एम्पावर, एम्पावर बिल्कुल करता है बहुत सारी चीजों को, एनहांस बहुत सारी पावर को एनहांस करता है, बट डिफाइन जब दिख जाए तो भैया सतर्क हो जाना। गलत दे सकते हैं वो, 99% उसके गलत होने के चांसेस है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हुई थी, और जब भी एक स्टेटमेंट गलत हो जाए कुछ देखना ही नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर। समझे? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। एंशंट हिस्ट्री आ चुकी है, सब कुछ डिस्कस किया है कहाँ पर, मैंने आपको करवाई है एनसीईआरटी की, जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है। ठीक है, उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, वो मैंने आपको 5 लेक्चर्स में पूरी करवा दी है। वहां पे मैंने इन सारी चीजों का जिक्र किया है। ठीक है, वहां पे मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया। अगले जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, वो सारे वहीं से सॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाँ तमिलनाडु की पढ़नी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। आप पहले इसे देख लो जरा, इसे देखने के बाद आपके लिए उसे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने इधर सारे बेसिक्स कवर कर दिए, मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि मैंने एनसीईआरटी भी कवर कर दी, और साथ ही साथ जो थोड़ा देखो, इन क्लासेस में आपको 95% जो कंटेंट है वो प्रॉपर एनसीईआरटी का देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे अच्छा 5% का क्या किया? 5% मैंने कुछ अपनी तरफ तरफ से ऐड किया, जो मुझे लगा कि इसमें और बताना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 95% एनसीईआरटी मिलेगी, 5% मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे महासंघिका की बात करें, मैंने आपको उसमें बताया है कि ये महायान का एक सेक्ट था। ठीक है, महायान का मतलब कि महासंघिकाज के बाद ही महायान बना था। ठीक है, ये थेरावादा से अलग हो गए थे। ठीक है, तो अब आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो धन्यकटका है, जो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट थे, जो फ्लरिश किए थे बाद में, पहले थेरावादा से ये अलग हुए थे। ये अमरावती में इनका जो था वो मेन सेंटर था, अमरावती में। अमरावती कहाँ पे है? आंध्रा में। अब देखो, अगर नहीं भी आता तो भी एक बार यूपीएससी की लैंग्वेज देखो, मैं बताता हूँ। आपने आपने जब चीजें पढ़ी, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो आपने देखा कि मेन मेन साइट्स इधर लिखी गई हैं, गंधारा, कलिंगा और मगधा। आंध्रा आपने बहुत कम पढ़ी, आंध्रा आपने सिर्फ अमरावती की वजह से पढ़ी, और वो भी बहुत बाद में। सिर्फ यही क्यों अलग से लिखी हुई है? ठीक है, बट ये ट्रिक पता है कौन, ये ट्रिक या ये लैंग्वेज कौन समझ पाएंगे? जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, उनको समझ में आएगा, नहीं यार आंध्रा भी तो पढ़ा है। ठीक है, बट मैं वही कहूंगा कि थोड़ा सा कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने आपको करवाया है। मैंने जब पहले भी महायान के बारे में आपको बताया था, तो मैंने महासंघिकाज भी करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गए थे, तो ये शिफ्ट हो गए अमरावती की साइड चले गए थे, और अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो उतना तो कनेक्ट करना पड़ेगा कि अमरावती का है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी पूरी, है ना? तो ये चीज याद रखनी है। तो ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा मैंने इनके बारे में ऐड किया है, तो आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जो महासंघिकाल है, ये अलग कब हुए थेरावादा से या स्थाविरावादीन से? ये अलग हुए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे हमें जो है वो मेजर पार्टीशन देखने को मिला दोनों आइडियोलॉजीज में। ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि पहले जो था आपको ये देखने को मिलते थे थेरावादा, ठीक है, इनसे वो अलग हो गए, और इन्होंने खुद को अपना क्या बोला? द ग्रेट असेंबली या फिर मेजोरिटी ग्रुप। ठीक है, इनके बीच में क्या डिसएग्रीमेंट था? विनय, आपको पता है विनय पिटाका में जो हम कहते हैं कि मोनेस्टिक रूल्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो महासंघिकास जो थे वो थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड, लिबरल इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते थे इन रूल्स की। ठीक है, वो तभी आपने देखा ये मध्यम मार्ग जो था वो भी महायान बुद्धिज्म में आया। मध्यम मध्यम मार्ग का मतलब क्या था? कि जो लोग प्रॉपरली, जैसे आप मॉन्क्स देखते हैं, वो पार्ट नहीं निभा सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि वो डेली लाइफ में उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, तो वो बुद्धिज्म से कैसे जुड़े? तो उनके लिए एक मध्यम मार्ग बना दिया। ठीक है, तो वो भी किसने बनाया था? महायान ने। महायान कैसे बना? स्टार्टिंग में कौन थे? वो महासंघिकाजी थे।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा बिलीव करते थे रिलैक्स्ड, लिबरल और इंटरप्रिटेशन में, ऐसी इंटरप्रिटेशन में, लिबरल इंटरप्रिटेशन में किसके, रूल्स के, कि बहुत हार्ड रूल्स नहीं होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, जैसा कि स्थाविरवादन्स जो है वो सोचते थे, थेरावादा जो थे वो सोचते थे कि बहुत ही ज्यादा क्या है, कि बहुत ही ज्यादा रिजिड होने चाहिए रूल्स, कि सबको ऐसे ही फॉलो करना है तभी वो ऐसा बन सकते। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद कोर डॉक्ट्रिन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोर डॉक्ट्रिन की मैं, या महासंघिकास की बात कर रहा हूं। ठीक है। इनकी जो कोर डॉक्ट्रिन थी आपको दिखेगा लोकोतारा। ठीक है। नॉट मर्ली अ ह्यूमन टीचर। क्या ये मानते थे, ये मानते थे कि जो बुद्धा है वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर नहीं है जैसे थेरावादा मानते। ये मानते थे कि जो जिसे हम कहते हैं कि बुद्धा जो है वो गॉड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक टीचर नहीं है, वो गॉड है, ऐसा ही मानते थे। ठीक है। ये प्रीकर्सर थे महायान के, मतलब कि महायान इन्हीं से निकला था, महासंघिका से, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अरहट्स और बोधिसत्वाज में, वैसे मैं ये सब कुछ आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करवा चुका हूँ, बट फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे देख चुके हो उनका रिवीजन हो जाएगा। जो अरहट्स हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलते थे, ये देखने को मिलते थे थेरावादा में, ओल्ड स्कूल में। ठीक है। ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि डायरेक्टली हमें निर्वाणा प्राप्त करना है। ठीक है, हमें निर्वाणा प्राप्त करना है। लेकिन बोधिसत्वास क्या थे, बोधिसत्वास बोलते थे कि हमें क्या करना है, हमें बोधिसत्व, मतलब कि महायान वाले क्या कहते थे कि हमें बोधिसत्वा बनना है। उसका मतलब क्या है कि हमें एनलाइटनमेंट तो मिल गया, हमें नॉलेज मिल गई है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम और लोगों को एनलाइटन करना चाहते हैं। हम प्रॉपर जो निर्वाणा वाला पार्ट है वो नहीं करते। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं, उनको ही बोधिसत्वा बोलते हैं। वो उनको बोधिसत्वा पाथ पे लेके चलते हैं। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा उसके बाद क्या है कि इसके बारे में ज्योग्राफिकल स्प्रेड आप देख सकते हैं, जैसे अमरावती और नागार्जुन कोंडा की तरफ आंध्र प्रदेश में इनकी जो है वो प्रोमिनेंस देखने को मिली थी। ठीक है। और भी साइट्स थी, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ थे, बट आपको वो याद रखनी है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलती है जी आपको, भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर, ओ सॉरी टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल बोलने की आदत पड़ गई है। ओके, चलिए। तो अब जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ये तो मैंने, जब आपको स्तूपा, वो जो 5% कंटेंट की बात कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने आपको स्तूपा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, बहुत ही ज्यादा डीप में। तो मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि स्तूपा को बुद्धिज्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्तूपा का यूज बुद्धिस्ट ने करा। बट ऐसा नहीं है कि स्तूपा स्टार्ट बुद्धिस्ट ने करा था, ये मैंने वहां बात समझाई है आपको लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया कि जो स्तूपा है वो बुद्धिज्म से बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, पर हाँ, यूज सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिला, बुद्धिज्म में, इसलिए आज के टाइम पर उन्हें, स्तूपास को बुद्धिस्ट से जोड़ा जाता है, बुद्धिज्म से जोड़ा जाता है। बट यहाँ पे बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये गलत है यार, ये बहुत पहले से था स्तूपा का चलन। बट सबसे ज्यादा जो यूज किया, सबसे ज्यादा जो, जिसे हम कहते हैं कि जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, वो बुद्धिस्ट ने करा, बुद्धिज्म में। ठीक है। और मैं वैसे भी देखो, लैंग्वेज से भी कैसे से गलत कर सकते हो आप। मैंने आपको क्या बोला, कोई चीज ऐसी लिखी होगी, कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हुई, इसने स्टार्ट करी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी, यहाँ स्टार्ट हुई, वहां स्टार्ट हुई, वो हमेशा गलत होता है। और देखो यहाँ पे भी वही है। तो ये आप नॉलेज से भी सही कर सकते हो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स देखा होता। और आप क्या कर सकते हैं, आप इसे अपनी यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के भी कर सकते हैं। फिर सिंपल सी चीज है, स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। बिल्कुल, स्तूपास क्या थे, स्तूपास आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे बुद्धा है। ठीक है, बुद्धा ने जो चीजें यूज करी है वो स्तूपास में जाके रखी हैं, ताकि अब वो जगह जो है पायस हो जाए, पूजनीय हो जाए। ठीक है। तो स्तूपास को क्या किया है, वो एक रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, मतलब कि जो भी सामान यूज किया जाता था उनके द्वारा, उनको वहां पे रखा गया है। बिल्कुल ठीक बात है। स्तूपा वॉज वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मतलब कि वोटिव एंड कोमेमोरेटिव का मतलब कि जिन्हें, जहां पर जिसकी पूजा करी जाए, बस इतना समझ लो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो दो जो है वो करेक्ट है। ये सारी चीजें जो है ना, मैं क्यों इस पे इतना फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको एक जगह दे दी हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में, है ना, 5 क्लासेस में। तो अब मैं उन चीजों को एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उन चीजों को यूज करें, आप उन चीजों का यूज कर कर उनको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करें।
ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वही सेम चीज मैं यहाँ करूंगा ना, तो ये उनके लिए जिसे हम कहते हैं कि फिर जस्टिस नहीं होगा जो लोग वो क्लास देख के आए। ठीक है, फिर उनका ये टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप एंशंट हिस्ट्री के जाके लेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना होगा यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बट जो चीजें मैं एक बार डेडिकेटेड क्लास बना चुका हूँ जिसके लिए, ठीक है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा, अब क्या है, ये चीज जो है, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक चीज को देखकर सॉल्व कर सकते थे, विच वॉज पूम पुहार। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पूम पुहार हो गया, कोरकई हो गया, चलो मुचीरी के बारे में आपने कहीं सुना होगा, ये दोनों मैंने आपको मैप्स पे भी दिखाए हैं, और पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस में करवाया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पूम पुहार हो गया, कोरकई हो गया, ये पोर्ट्स थे। चलो मुचरी के आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बट इन दोनों को आइडिया लगा के आप कर सकते थे पोर्ट्स, है ना, कि ये एक टाइप के पोर्ट्स थे। ठीक है, कहाँ पर थे आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो पोम पुहार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक चोला का पोर्ट था, चोला पोर्ट था, चोला पोर्ट, चोला डायनेस्टी का पोर्ट था। कहाँ पे था, ये तमिलनाडु में था। ठीक है, उसके बाद कोरकई आपको देखने को मिलता है, ये किसका पोर्ट था, मैं इसको मिटा देता हूँ इस एरो को, ये पांड्यास का पोर्ट था, पांड्यास। ठीक है, पांड्यास का पोर्ट था ये, और ये भी कहाँ पे था, ये भी तमिलनाडु में था। फिर मुचीरी की बात करें तो ये हमें पोर्ट जो है वो कहाँ पे देखने को मिले, ये आपको मालाबार कोस्ट में देखने को मिलता है, वो भी कहाँ पे, केरला में। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मालाबार, या डायरेक्टली लिख देते कोस्ट, केरला। ठीक है, ये चीजें बेसिक आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, और कुछ जरूरत नहीं है। बट मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी आपके एनसीईआरटी में मैप दिए गए हैं ना, उस मैप में बहुत सारे पोर्ट दिए गए हैं, बहुत सारी साइट, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं, या फिर मेजर इंस्क्रिप्शन जो है अशोका के, वो आपको याद होने चाहिए। और देखो क्वेश्चन उसमें से आया। तो मैप जो है ना, मैप एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ो। देखो मैं आपसे ना एक बात बोलता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री के लिए अपने बेसिक सोर्सेज से बहुत बार मत जाना। देखो हो सकता है एक से दो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के बाहर के आ गए, बट आप खुद एक अपनी कॉमन सेंस को यूज करो कि क्या इन एक से दो या एक से तीन क्वेश्चन के लिए आप एक नई बुक को पढ़ेंगे, क्या वो समझदारी है। खुद सोचना, आप उस नई बुक को पढ़ने में 10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, क्या वो 15 दिन आप किसी और सब्जेक्ट में लगाएं तो क्या इससे ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं करेंगे। तो आप हमेशा एग्जाम में देखिए कौन से बेसिक सोर्सेज हैं जो मैं यूज कर सकता हूं, जैसे एनसीईआरटीज हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, है ना। और जैसे कहता हूं मैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ लोगे तो आपका मिडिवल हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मिडिवल हिस्ट्री में आपको पता है कि मंगोल और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डायनेस्टी थी, जैसे स्लेव डायनेस्टी थी, फिर हमें खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलती है, फिर तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन था, और मंगोल्स ने जब एंटर किया था, जब अटैक किया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए 3-4 बार। तो इन इन जो भी जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप जरूर प्रिपेयर करो, है ना। बट बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक सोर्सेज पे स्टिक रहो, और बार बार अपने सोर्सेज को चेंज मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब बताओ मुझे, खुद सोच के बताना, क्या जब एक जगह प्रीवियस ईयर पेपर में ये लिखा था कि जो जिसे हम कहते हैं कि जब भी कोई किंग हारता था तो वो एक रिचुअल सुसाइड करता था, है ना। क्या मैंने आपको प्रीवियस ईयर में नहीं बताया था, उसे वत्ता किरुतल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और देखो अब उसके ऊपर क्या है, एक ऑप्शन से ये चीज निकाल के एक प्रॉपर क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, एक उससे निकालकर ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। जैसे कि इसका आंसर तो चलो ये हो गया कि अगर कोई किंग हार जाता था बैटल में तो वो एक रिचुअल सुसाइड को कमिट करता था। कैसे करता था, अपने आप को स्टाव कर लेता, तो स्टाव कर लेता था टू डेथ, मतलब कि खाना बिना खाना खाए और भूख से मरना। ओके,
अब ऐसे ही आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किंग्स हैं वो जो विमेन बॉडीगार्ड को एम्प्लॉय करते थे उनको क्या बोलते थे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनको बोला जाता था पदी, पदी मगालिर। ठीक है, ये इनका नाम था। फिर कोई ऐसा लर्न्ड पर्सन इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था संगम। संगम के बारे में मैंने आपको बताया है, संगम इन्हें बोला जाता था। या एक और वर्ड था इनके लिए, आप क्या बोल सकते हैं? कुदल। ये आपको याद रखना है। बाकी थर्ड तो ये है जंगल, कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं था, बट इन दोनों के लिए था। तो इन दोनों के बारे में अब आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में डायरेक्टली पूछ ले कि मगालेर कौन थे, सॉरी पदी मगालेर कौन थे। ठीक है, तो फिर ऑप्शन में आपको देखना है, ढूंढना है किंग्स एम्प्लॉय वुमेन बॉडीगार्ड्स। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे वो रिलेट करके प्रीवियस ईयर से एक नया क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी इतना स्मार्ट बनना है कि आप अगर एक पैटर्न को नोटिस करते हैं तो उस पैटर्न को आपको आगे फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो फिर से वही क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था 8th से लेके 14th सेंचुरी तक के जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, 8 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में। अब क्या है ना कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम बनाया गया, बोला गया कि अर्ली 8th सेंचुरी में कौन था। ठीक है, अब मुझे इतना पता था होयसला नहीं थे, काकटिया नहीं थे, यादवा नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये हम यूजुअली पढ़ते हैं। फिर ये गढ़वाला, इनके बारे में हमको नहीं पड़ता था। गढ़वाला इनके बारे में कि ये कौन है, क्या है, कौन सी में थे। तो इसीलिए क्वेश्चन हार्ड था। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो करंट जो आपकी कट ऑफ है वो 50% से भी कम जा रही है ना, तो देर इज रीजन, देर इज अ रीजन। यही रीजन है वो कि कुछ चीजें हार्ड होंगी, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज थे, लाइक आपको पता था ये तीनों नहीं होंगे, बट आपके पास ये था कि ये होगा नहीं, तो आप ओनली वन या नन में कंफ्यूज है, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। बट मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर जो है वो नन। क्यों नन है? क्योंकि हम अब डायनेस्टीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे यादवा हमने पहले पढ़ी थी, ये डायनेस्टी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ये प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में देवगिरी में आपको देखने को मिलती है, और ये लेट 12th सेंचुरी में आई थी, तो इनके बारे में पता था। प्रीवियस ईयर में होयसला के बारे में पढ़ा था। होयसला कहाँ पे है? तमिलनाडु में थे। 10th सेंचुरी में आ गए थे, और 14th सेंचुरी तक इनका हमें एंड देखने को मिला था। हमने काकटिया के बारे में पढ़ा था कि ये डेक्कन रीजन में हमें देखने को मिलते थे, और कहाँ पे थे? 12th सेंचुरी में थे। बट इनके बारे में हमें नहीं पता था। तो अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेट 11th सेंचुरी में आए थे, और कहाँ पे? गैंगेटिक प्लेन्स में इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा। अब आप क्या करना, फिर से, ये पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से अब बोलता हूँ ताकि आप करो इस बात को। 8th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 8 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी डायनेस्टीज हैं उनके नोट्स बना लो कि ये डायनेस्टी है, इन इन एरिया में रूल किया। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। आप हमेशा इंडिया को ना, जरूरी नहीं आप प्रॉपर मैप बनाओ, वैसे तो आपको प्रॉपर मैप बनाना आना चाहिए, बट आप क्या करो, आप ऐसा एक क्या करो, आप ऐसा एक इस तरीके से मैप बना लो। मेरे पास तो जगह नहीं है इधर। आप ऐसा मैप बनाओ, और उसके बाद ना खुद मार्क करना, अच्छा इधर ये थे, और उधर उनको कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, फिर इधर ये थे, इधर ये थे, इस तरीके से बनाओ। तो क्या होगा, आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। लेकिन आप पढ़ोगे ना सिर्फ कि मॉडर्न डे कर्नाटका में थे होयसला, बस, लेकिन याद नहीं रहेगा फिर लंबे टाइम तक। याद रखना है तो खुद के हैंड रिटन मैप बनाओ, और मैप बहुत साफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से ऐसे करके बना दो। ठीक है, जहां आपको जो दिखे, जहां आपको जो दिखे वैसे आप बना दो। ठीक है, बस इधर जगह नहीं है ना, बार बार कुछ और ही दब जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो आप समझ गए कि मेरा मतलब क्या है, कि रफ मैप बनाना है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही प्यारा और वैसा मैप बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिर ऐसे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, फिर ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा मैप बनाना है और फिर सर्कल्स करने हैं। ठीक है, ये आई होप आप इस चीज को करेंगे। ठीक है, इससे आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैंने भी करी है, मेरे लिए भी हुई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ जी, करंट अफेयर्स जो है मैंने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की कंप्लीट कर दिए। जनवरी की मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ को अपडेट कर दिया है।
ठीक है। तो आप ये तीनों करंट अफेयर देख के जनवरी की प्लेसेस एंड न्यूज़ देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप कैसे लगी है, क्या कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपने चीज़ें अपनी मैगजीन में पढ़ी हैं क्या वो उससे रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सब मुझे बताना। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।